अब तीसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके शुरुआत में हम ये स्लाइड लेना चाहेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने चर्चा करी थी आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में ही, उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही था कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों, क्योंकि फेरा नहीं। यदि आप घोड़े को रोज रोज नहीं दौड़ाएंगे तो एक ना एक दिन घोड़ा अड़ जाएगा। सेम केस है पान के केस में। यदि आप पान के पत्ते को बार बार नहीं फेरेंगे तो आपका जो पान का पत्ता है वह भी सड़ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट विद्या के केस में आता है, नॉलेज के केस में आता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसलिए आग्रह यहाँ पर यह है कि आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में आपने जो भी पढ़ा है और फ्यूचर्स कोर्स में आप जो भी पढ़ेंगे, ये नॉलेज आप भूल जाएंगे यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर रिवाइज नहीं करेंगे। तो आग्रह यही है कि आप इसका इस्तेमाल करें। साथ में चूंकि ये लाइफ टाइम कोर्स है, वीडियो अवेलेबल रहेंगे आपके पास हमेशा, इसलिए रिवीजन भी करते रहें। रिवीजन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके याद में बने रहेंगे। अब दोस्तों ये जो 2 स्लाइड्स थी ये हमने कवर करी थी लास्ट सेशन में। पहले था डिलीवरी मार्जिन। 3 पत्थर यदि आपको उठाने हैं तो आपको 3 पत्थर का मार्जिन देना था। 6.5 लाख का यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट उठाना है डिलीवरी में तो आपके पास 6.5 लाख रुपए कैश होना चाहिए। अगर आप नहीं उठा पाएंगे, यदि आपके पास 6.5 लाख का कैश नहीं है तो आप 6.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठा पाएंगे डिलीवरी ट्रांजैक्शन में। डिलीवरी में यदि आप 50,000 का माल खरीदना है तो 50,000 आपके पास कैश होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन फ्यूचर के केस में यदि आपको 3 पत्थर उठाने हैं तो 1 पत्थर से काम चल जाएगा। फ्यूचर जो प्रचलित हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में हैं, ज्यादातर लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं। उसका कारण यही है कि फ्यूचर में आप कम मार्जिन से ज्यादा बड़ी पोजीशन बना सकते हो। 1 पत्थर का मार्जिन देकर आप 3 पत्थर उठा सकते हो। तो फ्यूचर्स के जो फ्यूचर्स की जो प्रचलन बहुत ज्यादा है, क्यों ट्रेडर्स डिलीवरी की तुलना में फ्यूचर्स पसंद करते हैं? कारण यही है कि आप कम पैसा लगाकर बड़ी पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, ज्यादा लाभ होगा, साथ में ज्यादा नुकसान भी होगा, दोनों तरफ होंगी। लेकिन दुख की बात यह होती है कि जो आम ट्रेडर है जो एकदम मार्केट में घुसता है तो वो लालची होता है, तभी वो मार्केट में घुसता है। पहले लालच आता है, फिर आदमी मार्केट में घुसता है, और चूंकि लालच से प्रेरित होकर वह मार्केट में घुसता है इसलिए वह फ्यूचर्स का इस्तेमाल करता है। क्योंकि फ्यूचर्स में आपके पास भले ही कैश कम हो लेकिन आप उस कैश से बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हो। तो इसका एक अपन सभी ने इसका एक व्यवहारिक उदाहरण लिया था पहली क्लास में, जिसमें हमने चर्चा करी थी गेहूं की। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे उदाहरण की, जिससे आप में से अधिकांश लोग रिलेट कर पाएंगे। और ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण आपको मदद करेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो मार्जिन और लेवरेज का कॉन्सेप्ट है उसको समझने में। तो दोस्तों एक बार हुआ क्या, हमारे घर में एक रियल एस्टेट ब्रोकर आए। ब्रोकर करता क्या है, ब्रोकर एक व्यक्ति से जमीन खरीदता है, थोड़े समय के लिए जमीन अपने पास रखता है और बेच देता है, या फिर वो एक मकान का जो है खरीद लेता है और मकान को बेचता है। बेसिकली दलाल है वो, थोड़े समय के लिए वो प्रॉपर्टी को होल्ड करके बेच देता है, निकाल देता है, ये उनका धंधा है। बट द बिगर क्वेश्चन इज हाउ डू दे मेक मनी। बड़ा सवाल यह है कि उनका पैसा कैसे बनता है। तो आप में से अधिकांश लोगों को इस पूरे मॉडल के बारे में जानकारी होगी। यदि जानकारी है तो भी आप देखिए, सुनिएगा जरूर, क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी पूरा जो लेवरेज और मार्जिन का कॉन्सेप्ट है वो समझने में। और जिनको ये ब्रोकर का धंधा नहीं पता वो तो आराम से देखिए ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हुआ क्या, हुआ ये कि एक बहुत बड़ा खेत डला हुआ है। इस खेत में एक प्रोजेक्ट आना है।
प्रोजेक्ट आना है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनना है, मकान बनेंगे और वो बेचे जाएंगे 2025 में, मतलब 2025 में पोजेशन मिलेगा, 2025 में घर की चाबी मिलेगी। 2025 में, आज हम खड़े हैं 3 जुलाई 2022 में, 3 साल बाद पोजेशन मिलेगा इस लोकेशन पे। लेकिन आज इस लोकेशन पे ना तो पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है, किसी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो लोकेशन है ये अभी अंडर डेवलप्ड है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, खेत है, आपके सामने दिख रहा है खेत है। लेकिन जिस बिल्डर के पास ये जमीन है वो बिल्डर अनुमान लगाता है कि ये जो लोकेशन जब मैं डेवलप कर दूंगा तो यहाँ जो लोकेशन पर एक मकान होगा वो 1 करोड़ में बिकेगा, 1 करोड़ में बिकना चाहिए। तो आज की डेट में वो बोलता है कि ये जो मकान है जिसका पोजीशन मैं 2025 में देने वाला हूं, उसकी आज की डेट में कोई मुझे 1 करोड़ कीमत दे सकता है। वो आज 1 करोड़ कीमत देगा और वो अज्यूम करेगा कि पोजीशन उसको 2025 में मिलेगा। आप में से अधिकांश लोग जो मकान खरीदते हैं वो यही करते हैं, डीलर के पास जाते हैं, प्रोजेक्ट बिल्डर के पास जाते हैं और कहते हैं 25 लाख का मकान है, हम आपको 3 साल बाद 2 साल बाद पोजीशन देंगे, आप हमें आज बुकिंग अमाउंट दे दो और फिर अपना लोन बांध लो, ईएमआई बांध लो। ये आपके साथ होता है। लेकिन उसके पहले की बात हो रही है ये, जब बिल्डर के पास जमीन थी, कुछ भी नहीं था बिल्डर के पास, सिर्फ जमीन थी और बिल्डर के पास सपने थे। तो बिल्डर ने ये लोकेशन ओपन करी। होता क्या है, जब ये लोकेशन ओपन की जाती है तो नॉर्मल जो आपका कस्टमर है जिसको वास्तव में 3 साल बाद मकान में रहना है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि भैया कुछ है ही नहीं यहाँ पर, कैसे वो पैसा लगा दे, दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। हाँ, ये कॉलोनी बसी हुई है बहुत अच्छी, बट दूर दूर तक कोई निशान, नामो निशान नहीं है, बस्ती का अंधेरा है यहाँ पर रात को। तो आम कस्टमर यहाँ पर रिस्क नहीं ले पाएगा। तो यहाँ रिस्क कौन लेगा, यहाँ रिस्क लेगा ब्रोकर, दलाल। जो रियल एस्टेट ब्रोकर है वो जानकार है जमीन का, कस्टमर की तुलना में उसे ज्यादा जानकारी है जमीन की। उसे पता है कि इस लोकेशन पर कहीं एयरपोर्ट आना है, बगल में से मेट्रो निकलनी है, 4 लेन हाईवे निकलना है, पानी की सप्लाई आनी है नगर पालिका से। उसको पता है कि धीरे धीरे इस लोकेशन का डेवलपमेंट होना है। मतलब हो सकता है कि जिस मकान की कीमत आज 1 करोड़ लग रही है, 3 साल बाद के पोजीशन के लिए जैसे जैसे यहाँ लोकेशन डेवलप होगी, हो सकता है 1 आध 2 साल में इसी मकान की जिसका पोजीशन 3 साल बाद मिलना है उसकी मुझे अधिक कीमत मिल जाए। वो तेजड़िया है, वो एज्यूम कर रहा है कि इस लोकेशन पर जो भी प्लॉट लिया जाएगा, जो भी मकान लिया जाएगा, उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। ये उसका अजम्पशन है, वो बुल है, सांड है, वो तेजड़िया है वो। तो वो एज्यूम कर रहा है कि कीमत बढ़ेगी, रेलवे आएगी, मेट्रो आएगी, हवाई जहाज उतरेंगे, सड़क बन जाएगी, उससे कीमत बढ़ेगी। ये चीजें आम कस्टमर को पता नहीं होती। तो वो इस स्टेज में जब ये खेत हैं तब जो है आम कस्टमर दूर रहता है। तो करेगा क्या ब्रोकर, जो दलाल है वो डीलर के पास जाएगा और डीलर से कहेगा भाई आपका बुकिंग अमाउंट क्या है। तो आपका जो बिल्डर है वो कहेगा साहब 10 लाख है बुकिंग अमाउंट। तो जो आपका ब्रोकर है वो 10 लाख मुंह पे मारेगा बिल्डर के, बोले ये लो 10 लाख रुपए और 2025 में हम आपसे 1 करोड़ का मकान लेंगे और बाकी जो 90 लाख है वो हम देंगे आपको बैलेंस में। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे रोड बनेगी, सड़क बनेगी, लाइट की व्यवस्था होगी, सीवर की व्यवस्था होगी, हम आपको टुकड़ों में पेमेंट करते जाएंगे। हम ईएमआई बनाएं, हम लोन बनाएं, हम इस जमीन को दूसरे व्यक्ति से बेच दें, इससे बिल्डर को कोई मतलब नहीं। बिल्डर को मतलब है इस 10 लाख से। क्यों मतलब है बिल्डर को 10 लाख से? क्योंकि बिल्डर जो है ऐसे ही 10-10 लाख करके कई सारे ब्रोकर से ये लोकेशन बुक करा लेगा और उससे उसको आ जाएगा बहुत ज्यादा पैसा और उस पैसे से वह इस लोकेशन का डेवलपमेंट चालू कर देगा। तो आप देखो, प्रोजेक्ट जो बिल्डर है उसका तो कुछ नहीं लगा, उसकी तो जमीन है,
जमीन पे उसने डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए 100-200 ब्रोकर से 10-10 लाख रुपए ले लिए, 2-3 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, उससे डेवलपमेंट चालू कर देगा, तो बिल्डर भी हैप्पी, आपका जो ब्रोकर है ब्रोकर भी हैप्पी। ब्रोकर के पास 1 करोड़ रुपए तो है नहीं आज की डेट में, अगर उसको आज की डेट में 1 करोड़ रुपए देने हो तो नहीं है उसके पास मात्र 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए देकर वह 3 साल बाद 1 करोड़ के मकान पर कब्जा कर रहा है। मतलब आज 1 करोड़ में उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस फिक्स हो गई, 25 में पोजेशन मिलेगा, और आज की डेट में उसने पैसा दिया है मात्र 10 लाख रुपए, बैलेंस 90 लाख का है, वो पेमेंट करता रहेगा आराम से। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इसेंशियली अ फॉरवर्ड और अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, या आप इसको फॉरवर्ड कह लो या आप इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लो, लूजली मोटे शब्दों में हम इसको एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। हुआ कब? 3 तारीख को हुआ। बुकिंग अमाउंट जो दिया वो आपका मार्जिन है, 1 करोड़ आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, एक्सपायरी है मार्च या 3 जुलाई 2025 में, 2025 में किसी एक महीने में एक्सपायरी होगी कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि 2025 में मकान की डिलीवरी देनी है। ठीक साहब, 3 साल के लिए डील आज फाइनल हो गई। अब क्या हुआ, आप ये देखो लेवरेज किसे कहते हैं, तो लेवरेज में क्या होता है, लेवरेज मतलब लीवर से जब आप नीचे फोर्स लगाते हो तो स्मॉल सपोर्ट देना पड़ता है। सपोर्ट दिया आपने 10 लाख का, लेकिन जो आपने एसेट उठाया वो 1 करोड़ का उठाया। आपने 1 करोड़ का एसेट उठाया 10 लाख का सपोर्ट देके, और फिर डंडे को नीचे झुकाया, तो आपने ये एसेट उठा लिया। ये लीवर की कंसेप्ट है। ये अगर आपने 11वीं 12वीं में फिजिक्स ली होगी तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं ली फिजिक्स, अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी सामान्य जीवन का अनुभव है, सभी लोग इसी का काम करते हैं। बड़ा एसेट उठाना हो, जैसे हैंडपंप है, हैंडपंप में क्या होता है, हैंडपंप में भी लीवर होता है, हैंडपंप का जो डंडा होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, आप डंडे को ऊपर नीचे ले जाते हो पानी निकल आता है, वो भी लीवर का ही कंसेप्ट है, यहाँ भी लीवर का ही कंसेप्ट है। तो जहां पर लीवर का सिस्टम, लीवर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस सिस्टम में लीवर बड़े डंडे का इस्तेमाल किया जाता है, उस सिस्टम को बोलते हैं लेवरेज्ड सिस्टम। तो चूंकि फ्यूचर में और फॉरवर्ड में आप लीवर का इस्तेमाल करते हो, थोड़ा कम सपोर्ट लगाते हो, कम बुकिंग अमाउंट देते हो, कम मार्जिन देते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। 1 करोड़ का मकान उठाया आपने 3 साल के बाद, तो आपने 10 लाख लगा के 1 करोड़ का घर बुक किया 3 साल की डिलीवरी के लिए। तो ये जो ट्रेड है वो है लेवरेज्ड ट्रेड। इसलिए दोस्तों आपको लेवरेज्ड ट्रेड पर हम हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में बड़े बड़े लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो वो इस लेवरेज्ड ट्रेड का काफी सब बार इस्तेमाल करते हैं कि भैया इसका लेवरेज कितना है, लेवरेज्ड ट्रेड है, लेवरेज्ड ट्रेड करो या लेवरेज्ड ट्रेड से दूर रहो। तो हमारा उद्देश्य यह है कि आपको समझ में आ जाए कि जहां कहीं भी आप कम मार्जिन देकर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करो वो होता है लेवरेज्ड ट्रेड। अब देखिए फ्यूचर में 10 लाख देना है, अब यदि यही चीज हम ऑप्शंस में करेंगे तो हजारों में देना पड़ेगा मार्जिन। तो इसीलिए क्या होता है, ऑप्शंस और ज्यादा प्रचलित हैं, इसीलिए जो पब्लिक आती है शेयर मार्केट में वो ऑप्शंस में टूट पड़ती है। क्यों टूट पड़ती है? क्योंकि ऑप्शंस में ये हजारों में काम चल जाएगा, ऑप्शंस में आपको जो लेवरेज देना पड़ेगा, जो सपोर्ट देना पड़ेगा वो और भी कम होगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी आपको सिर्फ ऑप्शंस के बारे में हिंट दे रहे हैं। ऑप्शंस के कोर्स में हम ऑप्शंस के पूरे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि वेदर इट इज ऑप्शंस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इट विल एसेंशियली बी अ लेवरेज्ड ट्रेड। चाहे फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हो अथवा ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट हो, होगा वह लेवरेज्ड ट्रेड ही। और लेवरेज्ड ट्रेड क्यों? क्योंकि आपने
कम पैसा लगा के ज्यादा बड़ा एसेट उठाया है, एक लीवर का इस्तेमाल करके और एक सपोर्ट लगा के। इस सपोर्ट को पिवट भी बोलते हैं, आप पत्थर मान लो, जो कहना है वो कह लो आप। बट ये पूरा सिस्टम जो है वो लेवरेज्ड ट्रेड का है। तो अब आप लेवरेज का मतलब समझ गए कि इसमें क्या होगा, आप कम ताकत लगा के कम सपोर्ट लगा के कम पैसा लगा के बड़ा एसेट उठा पाओगे। इससे क्या होती है, लेवरेज से बेसिकली बाइंग पावर बढ़ती है आपकी। देखो यहां इस लीवर के माध्यम से इस व्यक्ति की उठाने की क्षमता बढ़ गई, इस लीवर और इस सपोर्ट के दम पर इस व्यक्ति की उठाने की क्षमता बढ़ गई। ठीक इसी प्रकार फ्यूचर जो लेवरेज्ड ट्रेड होता है उसमें कम पैसा लगाने पर भी आपको दी जाती है ज्यादा बाइंग पावर, खरीदने की क्षमता आपको ज्यादा दी जाती है। इसलिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, क्योंकि कम पैसे में ज्यादा कमाल करते हैं ये दोनों तरीके के कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों हुआ क्या, क्योंकि वो बुल था। कौन बुल था, आपका रियल एस्टेट ब्रोकर, और सिनेरियो उसकी उम्मीद के अनुसार पैन आउट हुआ, लोकेशन डेवलपमेंट चालू हो गया। और दोस्तों होता यही है, आप में से अधिकांश लोगों ने इस चीज को अनुभव भी किया होगा, जैसे ही लोकेशन डेवलप होती है, जैसे ही हवाई जहाज एयरपोर्ट की खबरें आती हैं अखबार में, जैसे ही मेट्रो ट्रेन की खबरें अखबारों में आने लगती हैं, जैसे ही नगर पालिका के डेवलपमेंट की खबरें आने लगती हैं अखबार में, जमीन की कीमतें रातों रात बढ़ने लगती है तेजी से। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि तब पब्लिक को पता लगने लगता है। पब्लिक चाहे प्रॉपर्टी मार्केट हो, चाहे शेयर मार्केट हो, या सब्जी मंडी हो, पब्लिक का पोपट हर जगह बनेगा, हर जगह बनेगा, क्योंकि उनकी जो काम करने का तरीका है वो गलत है। वो मकान लेंगे तो तब लेंगे जब अखबारों में खबर छपेगी, जब अखबारों में न्यूज आ जाएगी तो फिर थोड़े लाभ होगा भैया, फिर तो ब्रोकर को लाभ होगा। क्योंकि इस जमीन पे ब्रोकर्स ने पूरे प्लॉट बुक कर लिए हैं पहले से ही। अब जो भी होगा वो होगा रीसेल, रीसेल होगा, वो फ्रेश प्लॉट नहीं बिकेगा, फ्रेश हाउस नहीं बिकेगा बिल्डर से। अब बिल्डर जो है कहेगा, ब्रोकर से कहेगा आप डील करो बेचने की। तो अब देखो वो डील सुनो, अभी भी 1 करोड़ की आज की कीमत है जो 3 जुलाई की। अब हम बात कर रहे हैं 1 साल बाद की, 1 साल बाद की मतलब 2023 की बात करेंगे। तो 2023 में जैसे ही डेवलपमेंट हुआ तो मकान की कीमत हो गई 1.25 करोड़, 1,25,00,000 कीमत हो गई, क्योंकि रोड बन गई ना भैया, सीवर की व्यवस्था हो गई, अच्छी खबरें आ गई, तो 1,25,00,000 कीमत हो गई 1 साल में। अब देखिए 90 लाख तो साहब स्टेजेस में पे करने हैं, तो 90 लाख तो यदि ये ब्रोकर किसी दूसरे व्यक्ति को यह मकान बेच दे तो भी उस व्यक्ति को 90 लाख देने पड़ेंगे। 90 लाख की जो देनदारी है वो तो सीधी सीधी ट्रांसफर होगी दूसरे आदमी पर। तो दूसरा आदमी कितने लाख देगा, 35 लाख रुपए देगा। ये 90 लाख रुपए वो जो नया आदमी आया है, नया कस्टमर आया है जिसको मकान चाहिए है, उसको 90 लाख देने हैं, वो 90 लाख का लोन बनाएगा। लेकिन मकान की कीमत आज कितनी हो गई, 1 साल बाद, सॉरी 1 साल बाद जो है 3 जुलाई 2023 में कीमत हो गई 1,25,00,000 की। तो 3 जुलाई 2025 की बात चल रही है अभी, 3 जुलाई 2023 को, सॉरी 3 जुलाई 2023 की बात चल रही है अभी। 3 जुलाई 2023 में जब मकान की कीमत 1,25,00,000 है, तब जो है नया जो बायर है वो ब्रोकर से बात करेगा और ब्रोकर कहेगा उससे कि एक काम करो, 90 लाख आप आराम से दे देना, आप 90 लाख का लोन बना लो, अभी मुझे 35 लाख दे दो, अभी मुझे 35 लाख रुपए दे दो। 1,25,00,000 में से 90 लाख निकाल दिए, 35 लाख बचे, तो 35 लाख वो ले लेगा। और 35 लाख में से वो क्या करेगा, 35 लाख में से 10 लाख तो उसने ऑलरेडी दिए थे बुकिंग अमाउंट, तो वो 10 लाख जो है इसी व्यक्ति के हिस्से से वो जमा कर देगा, या मान लो वो अपने पास रख लेगा, क्योंकि ये 10 लाख तो उसका खर्चा है। ये 10 लाख रुपए वो बुकिंग अमाउंट ऑलरेडी दे चुका है, 10 लाख वो बुकिंग अमाउंट ऑलरेडी दे चुका है। तो जो 90 लाख
माइनस 10 लाख, किसमें से घटे 1,25,00,000 में से। तो 25 लाख जो है जो ब्रोकर है उसकी जेब में रहेंगे, ब्रोकर की जेब में रहेंगे 25 लाख। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है उसने देने कितने हैं, 35 लाख रुपए देने हैं। 35 लाख रुपए देना है, 35 लाख में से 10 लाख रुपए तो सीधे हम चले जाएंगे ना, ये 10 लाख, और ये 10 लाख जो पहले आज 2022 में ब्रोकर ने दिए हैं वो 10 लाख फ्री हो जाएंगे ब्रोकर के, और ब्रोकर के 10 लाख की जगह इस न्यू बायर के 10 लाख लग जाएंगे। तो ब्रोकर को नेट कितना पैसा आया, मिला 25 लाख मिला। ब्रोकर ने कितना पैसा लगाया, 10 लाख, 10 लाख, पैसा कितना मिला, 25 लाख। तो 15 लाख का उसे प्रॉफिट हुआ है, 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है। कैसे हुआ है, मान लो नेट प्रॉफिट है 10 लाख तो उसका मूलधन निकल आया पूरा पूरा, और 15 लाख उसको एक्स्ट्रा कमाई हो गई, 15 लाख की उसको एक्स्ट्रा कमाई हो गई। 10 लाख तो उसके निकल आए अपने आप, क्योंकि इस व्यक्ति ने दिए हैं 35 लाख रुपए। देखो आप 90 लाख आप आराम से देता रहेगा अगले 1-2 साल में लोन EMI से। तो 90 लाख घटाओ आप 1,25,00,000 में से, तो 35 लाख पैसा बचा जो कि मिले ब्रोकर को। अब ब्रोकर का 10 लाख ऑलरेडी फंसा हुआ है बुकिंग अमाउंट में, तो ब्रोकर का ये 10 लाख तो फंसा हुआ है, तो वो या तो ये 10 लाख वापस लेगा किसी से, बिल्डर से, और उसको 10 लाख रुपए देगा न्यू बायर से लेके, अदरवाइज क्या करेगा, वो पूरे के पूरे पैसे अपने पास रख लेगा, और जो 10 लाख रुपए है वो मान लेगा कि लौट के आ गए हमें। तो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 15 लाख है, और 10 लाख तो उसके लौट के आ गए, 15 लाख एक्स्ट्रा आएंगे, और 10 लाख जो यहाँ विधे हैं उसके बिल्डर के पास वो लौट के आ जाएंगे। तो होगा क्या, अब ये जो नया बायर है उसको 2025 में मकान मिलेगा, 1,25,00,000 में मिलेगा, उसको मकान 1,25,00,000 में ही पड़ेगा। लेकिन आपका जो ब्रोकर था उसने स्मार्ट डील खेला, उसने 10 लाख रुपए लगाए, बुकिंग अमाउंट दिया आज, 1 साल बाद उसको ये 10 लाख तो मिले ही मिले, साथ में 15 लाख और मिल गए, 15 लाख और मिल गया उसको। तो कायदे से उसको 150% का प्रॉफिट हुआ। देखो आप 150% का प्रॉफिट हुआ, उसने 10 लाख के ऊपर 15 लाख पैसा कमा लिया। दूसरे शब्दों में उसके 10 लाख 25 लाख हो गए, उसके 10 लाख 25 लाख हो गए। आप कह दो उसने अपना पैसा 2.5 गुना कर लिया, प्रॉफिट कितना कमाया, 15 लाख कमाया, लेकिन उसने पैसा कितना लगाया, मात्र 10 लाख पैसा कमाया, पैसा लगाया, सॉरी, मात्र 10 लाख उसने पैसा लगा के, मार्जिन लगा के 15 लाख पैसे कमा लिए नेट प्रॉफिट, और मार्जिन निकल आया, सो वो अलग। सेम यही फ्यूचर में होता है कि आपका प्रॉफिट भी बनता है और आपका मार्जिन भी निकल आता है। जो आपने 10 लाख मार्जिन दिया बुकिंग अमाउंट, ये भी निकल के आएगा और प्रॉफिट भी आएगा। कब कब कब, जब सिनेरियो आपके अनुसार प्ले आउट हो। मतलब आपने उम्मीद करी थी कि शेयर का दाम बढ़ना चाहिए और शेयर का दाम बढ़ा, तो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, नो इश्यूज, आपका मार्जिन भी निकलेगा, आपका प्रॉफिट भी बनेगा, पूरा मार्जिन निकलेगा। ये 10 लाख निकाल लिए उसने और इस 35 लाख में से ट्रांसफर कर दिए, अथवा कोई जरूरत ही नहीं है उसके पास, उसको मार्जिन पूरा निकल आएगा उसका 10 लाख का, और उसको एक्स्ट्रा 15 लाख मिल जाएंगे। तो ये होता है मार्जिन का खेल, कि आपने मात्र 10 लाख रुपए लगाए, 1 साल आपने इंतजार किया और आपके 15 लाख खड़े हो गए, आपका मार्जिन भी पूरा निकल आया, साथ में 15 लाख और कमा लिए, कुल मिला के आपने 25 लाख आपके हो गए आपके पास। आप चले थे 3 जुलाई 2022 में आप चले थे 10 लाख लेकर, और 3 जुलाई 2023 में 1 साल बाद आपके पास हो गए 25 लाख, 10 के 25 लाख हो गए आपके पास, 2.5 गुना पैसा हो गया आपका। तो ये कब हुआ, जब सिनेरियो आपके अनुसार प्ले आउट हुआ। आपने उम्मीद करी थी कि मकान का दाम बढ़ना चाहिए, बढ़ा,
आपने उम्मीद करी कि शेयर का दाम बढ़ना चाहिए था, तो बड़ा आपको प्रॉफिट हुआ, मार्जिन भी निकल आया पूरा का पूरा और प्रॉफिट भी निकल आया। लोगों को यही चीज भाती है फ्यूचर्स में, यही चीज भाती है कि भैया मात्र 10 लाख रुपए लगाए हमने, 1 करोड़ का मकान बुक कर लिया और 15 लाख का प्रॉफिट हो गया, 25 लाख हमारे पास पैसा आ गया मात्र 1 साल में। कितना अच्छा धंधा है। लेकिन वो कहाँ फेल होते हैं? वो फेल होते हैं ये सोचने में कि भगवान ना करे यदि मकान के दाम चढ़ने के बजाय गिर गए तो मेरा क्या होगा, शेयर का दाम चढ़ने के बजाय यदि गिर गया तो मेरा क्या होगा। इस सिनेरियो को वो सोच नहीं पाते और यहीं वो मार खाते हैं, इसलिए वो लुटते हैं, पिटते हैं, बर्बाद होते हैं। तो अब वो सिनेरियो देखते हैं। इस सिनेरियो में क्या हुआ? इस सिनेरियो में ये हुआ साहब कि जो जमीन थी उस पर कोई विवाद हो गया, या सरकार ने, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, या जमीन वाला जिसकी जमीन थी उसने वो पलट गया कि हम तुमको नहीं दे रहे, या प्रोजेक्ट वाला दिवालिया हो गया, प्रोजेक्ट बिल्डर दिवालिया हो गया, कोर्ट में केस चला गया, कुल मिला के प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गई। और जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होती है तो अखबारों में खबर जाती है, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को कोई नहीं खरीदता, ये सामान्य अनुभव की बात है। जिस जमीन पर विवाद हो, झगड़ा हो, कोई नहीं खरीदना चाहता। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? नेगेटिव सिनेरियो में, पॉजिटिव सिनेरियो में जो मकान की कीमत 1,25,00,000 हो रही थी, नेगेटिव सिनेरियो में 1 साल बाद वो कीमत हो जाएगी 75 लाख की, 25 लाख कीमत गिर गई। अब जब 25 लाख कीमत गिर गई, 75 लाख कीमत हो गई मकान की, तो भी जो ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 90 लाख का है ना भैया, तो 1 करोड़ के लिए है। 1 करोड़ का मकान 2025 में पजेशन 10 लाख दे चुके हैं, 90 लाख लोन के रूप में देना है आप बाद में, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स था ना भाई। लेकिन मकान की कीमत गिर गई, मकान की कीमत गिर गई तो नया बायर जब खरीदेगा तो वो कहेगा भैया हम तो आपको मात्र 75 लाख ही देंगे, तो बाकी जो 15 लाख है, 75 माइनस 90, वो कहां से आएंगे? वो लॉस खाएगा कौन? ब्रोकर। वो 15 लाख रुपए या तो देगा किसे? नए बायर को, या वो 15 लाख रुपए अपनी जेब से देगा बिल्डर को देगा। वो क्यों देगा? क्योंकि उसको इससे पीछे छुड़ाना है। उसको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि 75 लाख का 50 लाख हो जाए और ना गिर जाए कीमत। तो वो क्या कहेगा? वो या तो 15 लाख रुपए नए बायर को देगा अपनी जेब से, या वो ये 15 लाख दे देगा बिल्डर को। और फिर क्या हुआ? ये 15 लाख भी उसके गए, साथ में 10 लाख का जो बुकिंग अमाउंट था वो भी गया, उसका बुकिंग अमाउंट भी गया। दो सिनेरियो हैं, या तो वो ये मान ले कि बुकिंग अमाउंट गया, या वो इससे लेके उसको ट्रांसफर करे और फिर उसका वो लॉस खा ले। मतलब वो इससे नए बायर से 10 लाख रुपए ले और बिल्डर को दे दे और अपना भूल जाए, या वो अपना भूल जाए। कुल मिला के उसका 10 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट भी गया, और जो है 15 लाख उसने एक्स्ट्रा दिए। किसको दिए? नए बायर को, या उसने बिल्डर को दिए, क्योंकि मकान की कीमत गिर गई। उसको लॉस लगा 25 लाख का, उसका बुकिंग अमाउंट भी गया और 15 लाख उसने एक्स्ट्रा दिए, सो अलग, क्योंकि मकान की कीमत गिर गई 25 लाख। तो अब आप देखो, नेगेटिव सिनेरियो में मार्जिन भी जाएगा और लॉस भी लगेगा, दोनों चीजें होंगी। अब रही बात ये कि मार्जिन कितना जाएगा, तो मार्जिन डिपेंड करता है आपके लॉस से। मान लीजिए ये 75 लाख की जगह 90 लाख हो जाती कीमत, या 95 लाख हो जाती, तो जो है मार्जिन में से मात्र 5 लाख रुपए जाते, मार्जिन फ्री हो जाता उसका। तो डिपेंडिंग ऑन असेट की वैल्यू कितनी गिरी, लॉस होगा। पॉइंट यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि यदि नेगेटिव सिनेरियो प्ले आउट हुआ तो आपका मार्जिन भी खतरे में है और अधिक पैसा लग जाएगा, सो अलग। अब दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, आप इस पूरी कैलकुलेशन में जब हमने आज बात कॉन्ट्रैक्ट किया और 1 साल बाद हमने ब्रोकर ने उसको बेचा, तब हमने ब्याज की तो बात ही नहीं करी।
ब्याज की तो हमने बात ही नहीं करी, यहां पर ब्याज भी चल रहा है उसके अगेंस्ट, ब्रोकर के अगेंस्ट, तो ब्याज का हर्जाना भी देखना पड़ेगा उसको। देखो यहाँ पर तो जो ब्याज है वो कोई दिक्कत नहीं, 15 लाख का प्रॉफिट हुआ है, वो ब्याज भी, तो ब्याज का जो नुकसान हुआ है वो भी भरपाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो उसका जो एक्चुअल लॉस है वो 25 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। बुकिंग अमाउंट भी देना पड़ा उसे अपनी जेब से, नए बायर की तरफ से। पहले आज जो 3 जुलाई 2022 को तो उसने अपनी जेब से दिया था, लेकिन जब मकान की कीमत 75 लाख हो गई तो यही 10 लाख जो है उसने मान लिए कि साहब हमने दे दिए हैं नए बायर की तरफ से। कुल मिला के उसका 10 लाख डूब गया, 10 लाख ये बुकिंग अमाउंट डूब गया, पूरा मार्जिन चला गया। 15 लाख उसने एक्स्ट्रा दिए, या तो आप मान लो बायर को दिए मान लो, या बिल्डर को दिए मान लो। बिल्डर को दिए तो बिल्डर इससे नहीं लेगा 90 लाख, तो 75 लाख में काम चला लेगा बिल्डर। तो पॉइंट मैं मेक ये कर रहा हूं कि जब सिनेरियो नेगेटिव प्ले आउट होगा तो आपका बुकिंग अमाउंट भी जा सकता है और एक्स्ट्रा मनी भी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप डर जाओ, ना ना ना, डराने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ यह है कि आप एप्रिशिएट करो नेगेटिव सिनेरियो का। जब आपको ये पता होगा कि नेगेटिव सिनेरियो में आपका कैपिटल भी जा सकता है और घाटा भी लगेगा, तब आप क्या करोगे, यू विल एक्ट रिस्पॉन्सिबली। आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल समझदारी से करोगे। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आदमी के पास 10 लाख ही कैपिटल होता है, ये मूलधन होता है आदमी के पास। ब्रोकर के पास होता क्या है, वो अपनी माँ से पैसा लेते हैं, बाप से पैसा लेते हैं, बीबी के बाप से पैसा लेते हैं, ससुर से पैसा लेके आते हैं, दहेज का पैसा लेके आते हैं, और उस पैसे से उनके सपने बड़े होते हैं। तो वो सपने पूरे करने के लिए क्या करते हैं, सीधा का सीधा फ्यूचर का लॉट उठाते हैं। फ्यूचर में वो भले ही बुकिंग अमाउंट है, लेकिन उनके लिए तो ये 10 लाख फुल कैपिटल है भाई। दे हैव दिस मच कैश अवेलेबल, ये उधारी से लेके आए हैं वो। और ये जब साफ होता है, ये जब पैसा पूरा डूबता है, तब व्यक्ति जो है फांसी लगाता है, कुएं में कूद के मरता है। फिर वो शेयर मार्केट को गाली देता है कि ये बहुत गंदी जगह है, क्योंकि पैसा भी साफ हो गया पूरा का पूरा, और लॉस भी लग गया 16 लाख। 10 लाख का बुकिंग अमाउंट भी गया, 15 लाख एक्स्ट्रा बता दिए 16 लाख। लेकिन होता क्या है, ब्रोकिंग के धंधे, जो रियल एस्टेट ब्रोकर के धंधे में अच्छी बात ये होती है कि जो एसेट है जमीन, उसकी कीमत नॉर्मली गुजरते हुए समय के साथ बढ़ती है। हाई क्वालिटी एसेट है जमीन, तो जमीन में वो क्या करता है, नेगेटिव सिनेरियो में वो चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन 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 फ्यूचर में नहीं होता ये। फ्यूचर में तो एक्सपायरी आ रही ना भाई, एक्सपायरी आपको काट देगी। हर महीने के लास्ट वर्किंग डे पे गुरुवार को आपकी कटान होगी होगी। तो समय भी आपके अगेंस्ट चल रहा है इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो नेगेटिव सिनेरियो में उसने 2.5 गुना पैसा गवा भी दिया, पॉजिटिव केस में उसका पैसा 2.5 गुना हो गया, नेगेटिव केस में 2.5 गुना लॉस भी लग गया। दोनों तरफ फटका लगेगा। यदि बड़ा प्रॉफिट है तो बड़ा लॉस भी होगा। अब दोस्तों लेवरेज कैलकुलेशन की आप सवाल पूछता है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में लेवरेज कितना है, तो बहुत आसान कैलकुलेशन है दोस्तों। 10 करोड़ का एसेट है, 10 करोड़ का मकान है, उठाया कितने में है, 10 लाख बुकिंग अमाउंट है, तो 1 करोड़ में 10 लाख का भाग दिया, 10 मिल गया लेवरेज। मतलब क्या है लेवरेज का, कि 1 रुपए देकर आपने 10 रुपए का एसेट उठाया, आपके हर 1 रुपए पे एसेट में आपको 10 रुपए मिले हैं, तभी तो आपने 10 लाख में 1 करोड़ का माल उठाया। तो लेवरेज कितना है, 10 का लेवरेज है। लेवरेज जितना अधिक होगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। कैसे, आपने 1 रुपए लगाया, आपको मकान में मिले 10 रुपए। अब आप कल्पना करो कि वो 1 रुपए कितने मकान की कीमत गिरने पर डूब जाएगा, तो वो आपको 10% है। कुछ नहीं करना है, अगर आपने वो बचपन में 4-5 क्लास में पढ़ा हो परसेंटेज निकालने का कॉन्सेप्ट, कि 10 रुपए डूबने पर 1 रुपए डूबेगा, मकान के 10 रुपए डूबने पर 1 रुपए डूबेगा आपका, मकान का 1 रुपए डूबने पर आपके कितने डूबेंगे, 1/10। मकान के 100% डूबने पर आपके 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 10%।
10% यदि मकान की कीमत गिरेगी तो आपका बुकिंग अमाउंट साफ, मतलब 90 लाख जैसे ही मकान की कीमत होगी सबसे पहले आपका बुकिंग अमाउंट कटेगा। बुकिंग अमाउंट साफ, कैपिटल लॉस, जो आपने कैपिटल लगाई है वो खत्म हो जाएगी असेट के मात्र 10% इरोजन पे। असेट की कीमत 10% गिरी, आपका बुकिंग अमाउंट साफ। लिवरेज जितना अधिक उठाओगे आप उतना ज्यादा घातक होगा। अब मान लो आप 1 करोड़ का मकान है और आप स्टार्टिंग में बुकिंग अमाउंट दो 20 लाख का, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 लाख मतलब 5, लेवरेज है 5, मतलब आप 1 रुपए देकर मकान में 5 रुपए का एसेट खरीद रहे हो 3 साल बाद के लिए। तो इस केस में है 20%, मतलब यदि असेट की कीमत 20% गिरेगी तब आपका बुकिंग अमाउंट लॉस होगा।